जो कि 170th रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की, 2 मई 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट डिलीवर किया और उसमें कहा कि और डायरेक्ट किया कि इलेक्शन कमीशन टू इशू द नोटिफिकेशन मेक इट कंपलसरी, कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया कि इलेक्शन कमीशन जो है नोटिफिकेशन इशू करे जिसमें ये कंपलसरी हो कि जो भी कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस वो अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराएं रिगार्डिंग एजुकेशन, असेट्स के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में और उनके जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं जो कि उनके जो वोटर्स हैं उनको जान पाए। इस टाइप का ऑब्जर्वेशन दिया। उसी के बेसिस पर आजकल जो जितने भी इलेक्शंस होते हैं सारे के सारे इलेक्शंस में ये अंडरटेकिंग देनी होती है डिक्लेरेशन के साथ में कि उनको उनकी एजुकेशन ये है, उनके असेट्स ये हैं, कैंडिडेट्स के लायबिलिटीज ये हैं और क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ये हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या ये चीज आती है कि नहीं आती है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का इंटरव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसके लिए स्टेट ऑफ चरिता, स्टेट वर्सेस चरिता का केस था जिसका साइटेशन है AIR 1999 SC 1379 और इसमें ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, ये हेल्ड किया कि द प्रेस डज नॉट हैव एन अनफेटर्ड राइट टू इंटरव्यू एन अंडर ट्रायल प्रिजनर, कि अनफेटर्ड राइट्स नहीं होंगे प्रेस के कि वो अंडर ट्रायल प्रिजनर का जो कि जेल में है उसके इंटरव्यू ले सके। लेकिन जहां पर जो ट्रायल हो रहा है एक्यूज का पेंडिंग है एडिशनल सेशन जज के सामने या किसी मजिस्ट्रेट के सामने, तो वहां अथॉरिटी होती है उस कोर्ट कंसर्न को कि वो परमिशन दे कि प्रेस उसके अंडर ट्रायल प्रिजनर का इंटरव्यू ले सकती है। परमिशन टू द प्रेस टू इंटरव्यू एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन नॉट बी ग्रांटेड मैकेनिकली, और जो परमिशन है वो मैकेनिकली प्रोवाइड नहीं की जाएगी बल्कि वहां पे विद द एप्लीकेशन ऑफ माइंड उस एप्लीकेशन को एंटरटेन किया जाएगा कि वेदर द इंटरव्यू ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डन और नॉट। लेकिन आउटराइटली ना तो डिनाई किया जा सकता है ना आउटराइटली उसको अलाउ किया जा सकता है। इसके बाद में न्यू जो डायमेंशन थी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की वो था कि क्या गवर्नमेंट की मोनोपोली है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। इसका एक डायमेंशन ये भी था राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। तो इसमें जो केस आया सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, इसे शॉर्ट में CAB भी बोलेंगे। इसका जो साइटेशन है एक बार दोबारा से नोट डाउन कर लीजिएगा इसको रूलिंग को। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, शॉर्ट में हमने कहा CAB। इसका साइटेशन है ब्रैकेट में लिखेंगे 1995 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे 2 SCC, इट मींस वॉल्यूम 2 SCC सुप्रीम कोर्ट केसेस 161। इसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया स्कोप को और एक्सटेंट को कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड हेल्ड दैट द गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड द सिटीजन हैज अ right under Article 19 Clause 1 Subclause A to telecast and broadcast to the viewers, listeners through electronic media, television, radio, any important event। तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन आया वो यही आया कि कोई पर्सन ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है, किसी इंफॉर्मेशन को टेलीकास्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, तो उसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक जो मोनोपोली नहीं होगी उस गवर्नमेंट की कि उस पर उनको राइट नहीं दिया जाए किसी भी इंडिविजुअल को। गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है रिस्ट्रिक्शंस को ऑन सच अ राइट ओनली ऑन टू द ग्राउंड्स ऑफ स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 19 कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंगली इम्पोज किए जा सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन उनको डिनाई नहीं किया जा सकता आउटराइटली। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स द राइट टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड टू द लार्ज पॉपुलेशन नॉट ओनली इन दिस कंट्री बट आल्सो अब्रॉड। देयर आर नो ज्योग्राफिकल बैरियर्स ऑन द कम्युनिकेशन। और सुप्रीम कोर्ट ने इस जो ऑब्जर्वेशन था कलकत्ता हाई कोर्ट का, इस ऑब्जर्वेशन को अपहेल्ड कर दिया और कहा कि ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं होंगी
उसकी कम्युनिकेशन की ज्योग्राफिकल बैरियर्स के आधार पर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आप जो है डिनाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो डायमेंशन है दैट इज कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के संदर्भ में कि वेदर कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कैन बी रिस्ट्रेन्ड और नॉट, कि तो ये भी फ्रीडम ऑफ पार्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, एडवर्टाइजमेंट्स के अगर किसी भी कोई भी अगर कंपनी है उसके द्वारा कोई एडवर्टाइज किया जा रहा है तो जो भी एडवर्टाइजमेंट होगा वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। इसमें जो पहला केस आया वो आया, इंपॉर्टेंट केस है टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इसका साइटेशन है, ब्रैकेट में लिखेंगे 1995 5 SCC 139। इसमें ये ऑब्जर्व किया सुप्रीम कोर्ट ने, हेल्ड किया कि दैट द कमर्शियल स्पीच और एडवर्टाइजमेंट इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन granted under Article 19, Clause 1, Subclause A of the Constitution. It can only be restricted on the grounds provided under Article 19, Clause 2. The right under Article 19, Clause 1A, 19 Clause 1A, Subclause A cannot be denied by creating a monopoly in favor of the government. It can only be restricted on the ground of mentioned in Article 19, Clause 2. इसमें एक इंपॉर्टेंट रूलिंग है, वो है हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका साइटेशन है AIR 1960 SC 554। इसमें बेसिकली जो चैलेंज किया गया था वो ये था कि द वैलिडिटी ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट which put restriction on the advertisement drugs in certain cases and prohibited the advertisement drugs having the magic qualities for curing disease was challenged on the ground that restriction on the advertisement abridges the freedom of speech. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा कि an advertisement is no doubt a form of speech, कि एडवर्टाइजमेंट नो डाउट एक स्पीच का फॉर्म है, लेकिन advertisement is no doubt a form of speech, but every advertisement is not a matter dealing with the freedom of speech and expression of ideas. इस केस में हुआ कि एडवर्टाइजमेंट जो था उसके बारे में कहा गया कि इट टू बी डीलिंग विद द कॉमर्स एंड और ट्रेड एंड नॉट फॉर प्रोपेगेटिंग आइडियाज. Advertisement of prohibited drugs would thus not fall within the scope of Article 19, Clause 1, Subclause A. तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू था टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड में, उसने जो रूलिंग दी थी या ऑब्जर्वेशन आया था हमदर्द दवाखाने केस में, उसने लिमिट कर दिया एप्लीकेशन को दैट प्रोहिबिटिंग एन ऑब्नॉक्सियस एडवर्टाइजमेंट एंड कैन नॉट बी अप्लाइड टू जनरल एडवर्टाइजमेंट एज सच. और ये भी कहा कि कमर्शियल स्पीच इज पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटेड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 clause A, subclause A of the Constitution. Commercial speech cannot be denied the protection of Article 19, Clause 1, subclause A of the Constitution merely because the same was issued by a businessman. Describing the advertisement as a cornerstone of Indian economic system, the judge said that low prices for consumers are dependent upon mass production. Mass production is dependent upon the volume of sales, and volume of sales are dependent upon advertising. इसके बाद में टेलीफोन टैपिंग के संदर्भ में आया, टेलीफोन की इन्वेजन, वेदर टेलीफोन टैपिंग इज अ इन्वेजन ऑन द राइट टू प्राइवेसी. इसके केस में इस सिलसिले में केस आया जो आया पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ब्रैकेट में PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसका साइटेशन है AIR 1997 SC 568 और इसमें सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को चैलेंज किया गया था, इसकी वैलिडिटी को. और ये था कि सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 परमिट्स द इंटरसेप्शन ऑफ द मैसेजेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सेट सेक्शंस, कि उनका इंटरसेप्शन किया जा सकता है मैसेजेस का. तो इसके लिए कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस प्रोवाइड की
और इसमें ये कहा गया कि इन एब्सेंस ऑफ जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर फॉर regulating the exercise of power under section 5 subsection 2 of Indian Telegraph Act, it is not possible to safeguard the rights of the citizens guaranteed under article 19 clause 1a and article 21 of the constitution. ऑल सिटीजन्स के लिए? जी हाँ, ये तो पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि इट इज ओनली फॉर सिटीजन्स. आर्टिकल 19 इज ओनली फॉर सिटीजन्स. ओके सर. Under the guidelines laid down by the court, an order for telephone tapping can only be issued by the Home Secretary of the center and the state governments. The order is subject to review by High Power Committee, and period for telephone tapping cannot be exceed 2 months unless approved by the reviewing authority, which can extend its up to 6 months. कि जो टैपिंग के संदर्भ में जो वो है पीरियड है वो 2 मंथ्स का है और उसको हाई पावर कमेटी के द्वारा या रिव्यू कमेटी के द्वारा 6 मंथ्स के लिए अप्रूव किया जा सकता है. नेक्स्ट इसका जो डायमेंशन है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, दैट इज रिगार्डिंग बंद, कि कॉलिंग फॉर एंड होल्डिंग बंद इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशन बीइंग वायलेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इसमें जो पहला केस आया वो था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ब्रैकेट में एम मार्क्सिस्ट पार्टी वर्सेस भरत कुमार एंड अदर्स. 3 जजेस बेंच थी. इसमें ये ऑब्जर्व किया कि full bench of judgment of the Kerala High Court held that calling for and holding of bandh by political party or organization is unconstitutional. कि बंद के लिए का आयोजन करना या फिर उसको लिए प्रोपोगेट करना ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलीगल है, एज अ वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन एडिशन टू कॉजिंग नेशनल लॉस. तो इसमें केरला हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, अपना ऑब्जर्वेशन ये दिया कि नो पॉलिटिकल पार्टी हैज अ राइट टू कॉल फॉर बंद ऑन द ग्राउंड दैट इट इज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1a. तो इस संदर्भ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ऑब्जर्वेशन दिया था ऑनरेबल हाई कोर्ट कलकत्ता के द्वारा उसको अपहेल्ड किया और कहा कि नो पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन कैन क्लेम दैट इट इज एंटाइटल्ड टू पैरालाइज द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स इन द एंटायर स्टेट और नेशन and is entitled to prevent the citizens not in the sympathy with its viewpoint from exercising their fundamental rights or from performing their duties for the benefit of the state or the nation. तो क्लियर कट इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम वर्सेस यूनियन ऑफ भरत कुमार एंड अदर्स के केस में ये ऑब्जर्वेशन आ गया केरला हाई कोर्ट का, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कोई बंद आयोजित किया जा रहा है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. और ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी बंद आयोजित करने वाले लोग हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली वो कर रहे हैं या ये कहें कि उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली उनका राइट है. नो, दे कैन नॉट क्लेम इट. अब टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, तो इसमें मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया. मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एआई 1978 SC 597. इसमें ये कंटेंट किया गया कि फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेलेबल ओनली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. लेकिन इस केस में ऑब्जर्वेशन दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैज नो ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की कोई ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस नहीं है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैरीज विद इट द राइट टू गैदर इंफॉर्मेशन. कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ साथ ये भी है कि गैदर इंफॉर्मेशन करना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है. एज ऑल्सो टू स्पीक एंड एक्सप्रेस वन सेल्फ एट होम एंड अब्रॉड and to exchange thoughts and ideas with others not only in the India but outside also. This is also part of the freedom of speech and expression. इसके बाद में नेक्स्ट डायमेंशन आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस के संदर्भ में, कि फंडामेंटल राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस implicit in the right of freedom of speech and expression is essential for political party and proper functioning of the democracy. कि जो फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ प्रेस का, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही पार्ट है और ये एसेंशियल है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कोई भी किसी भी डेमोक्रेसी के प्रॉपर फंक्शन के लिए. और इसमें पहला जो केस आया इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ प्रेस
has not been used in Article 19, but it is comprehended within the Article 19 Clause 1A. कि इसमें कहा गया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में एक्सप्रेसली आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है, और द एक्सप्रेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द इंटरफेरेंस फ्रॉम अथॉरिटी विच वुड हैव द इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस with the content and circulation of the newspaper. There cannot be any interference with that of the freedom in the name of public interest. The purpose of the press is to advance the public interest by publishing the facts and opinions, without which is a democratic electorate cannot make responsible judgments. Freedom of press is the heart of the social and political intercourse. कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वेरी मच इंपॉर्टेंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए. इट इज प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द कोर्ट्स टू अपहोल्ड द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड इनवैलिडेट ऑल लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस व्हिच which interfere with it contrary to the constitutional mandate. इसके बाद में नेक्स्ट जो डायमेंशन है प्री सेंसरशिप के संदर्भ में, कि क्या प्री सेंसरशिप जो है वो इनवैलिड है. तो प्री सेंसरशिप के संदर्भ में एक केस आए, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसका साइटेशन है AR 1958 SC 578. इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट अ लॉ व्हिच इंपोजेस अ प्री सेंसरशिप or curtails the circulation or prevents the newspaper from being started or required the government to seek government aid in order to survive was violative of the Article 19 Clause 1A. कि जो प्री सेंसरशिप रिक्वायर्ड है किसी भी न्यूज़पेपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन के लिए, वो जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 1A के अकॉर्डिंगली इनवैलिड है. दूसरा केस आया कि रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मैड्रास का, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मैड्रास. इसका साइटेशन है AR 1950 SC 124. इसमें कहा गया कि लॉ विच ऑथराइजेस इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक सेफ्टी और द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर फॉल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ, और इस तरह से ये जो है वॉइड है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. तो बेसिकली इसमें जो चैलेंज किया गया था, ये कहा गया था द पिटिशनर वाज प्रिंटर publisher editor of a weekly journal in पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, और ये
pages would reduce the volume of circulation. Any decrease in number of pages would reduce the column space for news, views, or ideas. The order therefore acted as a double-edged knife. It cuts circulation by price rise or publication, dissemination of news, ideas, knowledge by restricting column space consequent to decrease in number of pages. State justified the law as a reasonable restriction on a business activity or newspaper in interest of general public. कोर्ट ने इसको इस ऑर्डर को स्ट्रक डाउन कर दिया कि ये आप लिमिटेड पेजेस और लिमिटेड मिनिमम प्राइस को फिक्स नहीं कर सकते हैं, और ये कहा कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन नॉट बी टेकन अवे, कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को टेकन अवे नहीं किया जा सकता विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेसिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एक्टिविटी ऑफ अ सिटीजन. फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन ओनली बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 clause 2. It cannot be like freedom to carry on business be curtailed in the interest of the general public. इसमें ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मिनिमम उसका कॉस्ट फिक्स कराया था उसका न्यूज़पेपर का, और नंबर ऑफ पेजेस को भी फिक्स कर दें. ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर ऐसा कोई आपने कोई भी अगर ऑर्डर है ऐसा. तो इसके बाद बेनेट कोलमैन एंड कंपनी, बेनेट कोलमैन BENNET, बेनेट कोलमैन COLEMAN, कोलमैन कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसका जो साइटेशन है दैट इज AIR 1973 SC 106. इसमें बेसिकली द वैलिडिटी ऑफ न्यूज प्रिंट कंट्रोल ऑर्डर विच फिक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस, जो कि 10 पेजेस थे, विद अ न्यूज़पेपर कुड पब्लिश व चैलेंज्ड एज अ वायलेटिव फंडामेंटल राइट्स. ये भी ऑलमोस्ट उसी टाइप का है मामला जैसा साकाल पेपर्स लिमिटेड का था. लेकिन ये जो साकाल पेपर्स वाला जो हमने बताया वो 1962 का है. इसको रिट्रेट किया गया 1973 में, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसका साइटेशन है AIR 1973 SC 106. तो इसमें जो बताया हमने कि द वैलिडिटी ऑफ न्यूज प्रिंट कंट्रोल ऑर्डर था जिसमें नंबर ऑफ पेजेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस 10 फिक्स कर दिए गए. द न्यूज़पेपर कुड पब्लिश व चैलेंज एज अ वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 19 clause 1A एंड आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. गवर्नमेंट ने डिफेंड किया ऐसे और कहा कि इट वुड हेल्प स्मॉल न्यूज़पेपर टू ग्रो एंड प्रिवेंट अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्बिनेशन ऑफ बिग न्यूज़पेपर्स, कि छोटे न्यूज़पेपर्स ग्रो करने का मौका मिलेगा और जो मोनोपोली है बड़े न्यूज़पेपर हाउसेस की, बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेस की, उस पर रोक लगाई जा सकेगी. ऐसा अपना उन्होंने कंटेंशन दिया गवर्नमेंट ने. कोर्ट ने कहा कि द न्यूज प्रिंट पॉलिसी वाज नॉट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 19 clause 2, कि जो ये न्यूज प्रिंट पॉलिसी है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 clause 2 के अकॉर्डिंगली नहीं लगाए गए, यहाँ पे नहीं इंपोज किए गए. न्यूज प्रिंट पॉलिसी एब्रेजेस पिटिशनर्स राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि न्यूज प्रिंट पॉलिसी है वो पिटिशनर के राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एब्रेज करती है, उसको टेक अवे करती है. द कॉमन ओनरशिप ऑफ यूनिट्स ऑफ न्यूज़पेपर कैन नॉट ब्रिंग आउट न्यूज़पेपर न्यू एडिशंस. न्यूज़पेपर ऑपरेटिंग अबव 10 पेजेस लेवल, एंड जो 10 पेजेस के ऊपर के न्यूज़पेपर्स हैं एंड न्यूज़पेपर ऑपरेटिंग बिलो 10 पेजेस हैव बीन ट्रीटेड इक्वली फॉर assessing the needs and requirements of newspaper, which are not their equals. Once the quota is fixed, the direction to use the quota is in accordance with the newspaper policy. Made applicable, big newspapers are prevented any increase in page number. Both page number and circulation are relevant for calculating the basic quota and allowance of increase. लेकिन ये नहीं हो सकता है कि इन द गार्ब ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज प्रिंट द गवर्नमेंट हैज टेंडेड टू कंट्रोल द ग्रोथ एंड सर्कुलेशन न्यूज़पेपर्स. फ्रीडम ऑफ प्रेस इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. फ्रीडम लाइज बोथ इन सर्कुलेशन एंड इन कंटेंट, की फ्रीडम लाई करती है दोनों में, सर्कुलेशन में और कंटेंट में भी. द न्यूज प्रिंट पॉलिसी विच परमिट्स न्यूज़पेपर टू इंक्रीज सर्कुलेशन बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पेजेस, पेज एरिया periodically prohibits them to increase the number of pages, page area and periodically by reducing circulation. These restrictions restrict the newspapers in adjusting their page number and calculation. तो ये जो न्यूज प्रिंट की पॉलिसी है that is violative of fundamental rights and specifically and particularly
freedom of speech and expression under Article 19 Clause 1A। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन आ गया। उसके बाद में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। इसमें पिटिशनर और पब्लिशर जो थे डेली न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स के चैलेंज किया इम्पोजिशन को कि जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी एंड लेवी ऑफ द ऑक्सिलरी ड्यूटी ऑन द न्यूज प्रिंट ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस एज इज इम्पोज्ड एज अ बर्डन बियॉन्ड कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री एंड आल्सो अफेक्टेड द सर्कुलेशन ऑफ द न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। कि इसमें इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका साइटेशन है ब्रैकेट में लिखेंगे 1985 ब्रैकेट क्लोज 1 SCC 641। इसमें कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि द प्रेस इंडस्ट्री वाज नॉट फ्री फ्रॉम टैक्सेशन, कि प्रेस इंडस्ट्री वह फ्री नहीं है टैक्सेशन से। टैक्सेस हैड टू बी लेविड बाय द रीजन ऑफ पब्लिक सर्विसेज फैसिलिटीज एंड एमेनिटीज एंजॉयड बाय द न्यूज प्रिंट पॉलिसी, कि उनको उसी के अकॉर्डिंगली टैक्स लगाया जा सकता है पब्लिक सर्विसेज जो उनको प्रोवाइड की जा रही हैं, फैसिलिटीज एमेनिटीज जो उनको प्रोवाइड की जा रही हैं। दे मस्ट कंट्रीब्यूट अ फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर एज लॉन्ग एज सच टैक्सेस विद इन द रीजनेबल लिमिट्स एंड डज नॉट impede freedom of expression. It will not beyond the limit of Article 19 Clause 2. इसमें यह भी कहा गया कि it just are fulfills it cannot be consideration in wholly outside the constitutional limitations. Government cannot take power itself to prejudge the nature of contents of newspaper even before they are printed. कि गवर्नमेंट जो है प्रिंट होने से पहले जज नहीं कर सकती कि उसके कंटेंट्स क्या हैं। imposition of such a tax restriction virtually amounts to pre censorship, और ये प्री सेंसरशिप का काम करेगा इस टाइप की अगर चीजें होंगी तो, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट जो डायमेंशन है पब्लिक इसकी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, वो है कि गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज प्रायर रिस्ट्रेंट ऑन पब्लिकेशन डिफेमेटरी मटेरियल अगेंस्ट इट्स ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज प्रायर रिस्ट्रेंट कि कोई भी कंटेंट है उसका अगर पब्लिकेशन से पहले उस पर government has no authority in law to impose a prior restraint upon publication of defamatory material against its official। कि गवर्नमेंट कोई किसी भी कंटेंट के प्री रिस्ट्रेंट नहीं, प्रायर रिस्ट्रेंट नहीं इंपोज कर सकती मानते हुए कि अथॉरिटीज को अप्रीहेंड करते हुए कि वो या उनके कुलीग्स को डिफेम हो सकते हैं, वो प्रिवेंट नहीं कर सकते प्रेस को इस तरह के मटेरियल को पब्लिश होने से। कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दिया अपना कि नो एक्शन कुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेस इफ पब्लिकेशन वाज बेस्ड ऑन पब्लिक रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग कोर्ट रिकॉर्ड्स। कि कोर्ट ने कहा कि कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, स्टार्ट नहीं किया जा सकता प्रेस के अगेंस्ट अगर पब्लिकेशन जो हुआ है वो पब्लिक रिकॉर्ड के बेसिस पे हुआ है जिसमें कोर्ट रिकॉर्ड्स भी शामिल है। और ये भी कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस मींस एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस बाय द स्टेट। कि फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब ये है कि जो किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए स्टेट के पार्ट पर इन सो फार एज इट इज ऑथराइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय लॉ। और ये जो रूलिंग थी आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु की, इसमें बेसिकली ये था एक वीकली मैगजीन थी तमिलनाडु से पब्लिश होती थी, इसका नाम था नखीरन। इसमें ये डायरेक्शन सीख किए गए कि तमिलनाडु गवर्नमेंट फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द पब्लिकेशन ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द कंडेम्ड प्रिजनर ऑटो शंकर इन मैगजीन हु हैड चार्ज्ड एंड ट्राइड फॉर एज मेनी एज 6 मर्डर्स
कि एक एक्यूज था ऑटो शंकर, जिसमें उसके वो कन्विक्ट था 6 मर्डर केसेस का, और वो उसको कैपिटल पनिशमेंट से उसको कन्विक्ट किया गया था, कि उसकी ऑटोबायोग्राफी थी, उसको पब्लिश करना चाहती थी नकीरन न्यूज, जो वीकली मैगजीन थी। तो इसमें ये डायरेक्शन कहा कि वो रोक उनको ये नहीं कहा जाता कि उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है ऑटो शंकर की, उसको पब्लिश करने से गवर्नमेंट नहीं रोक सकती है। इसी के बेसिस पर ये सुप्रीम कोर्ट आए, मूव किए ये इसके जो पब्लिशर थे नकीरन के। इस केस में एक आ गया था, केसेस दैट कंडेम प्रिजनर ऑटो शंकर हु वाज कन्विक्टेड ऑफ 6 मर्डर्स एंड सेंटेंस्ड टू डेथ had written his autobiography in jail and handed over the same to his wife with the knowledge and approval of the jail authorities for being delivered to his advocate with a request to publish it in the petitioner's magazine. This autobiography depicted a close nexus. इसमें बेसिकली क्लोज नेक्सस, क्लोज रिलेशनशिप दिखाई गई थी उस प्रिजनर के बीच में और सेवरल आईएएस, आईपीएस एंड अदर ऑफिसर्स के बीच में, जिसमें ये एलिगेशन था कि वो देवर पार्टनर्स इन द क्राइम। डिवीजन बेंच सुप्रीम कोर्ट ने कंसिस्ट हुई, इसमें कंस्टिट्यूट हुई, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी थे, ऑनरेबल जस्टिस सुहास सी सेन। इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि पिटिशनर्स हैव अ राइट to publish the autobiography of Otto Shankar insofar as it appears from the public records even without his consent or authorization। कि जो ऑटोबायोग्राफी है ऑटो शंकर की, उसी लिमिट तक पब्लिश की जा सकती है जिस लिमिट तक पब्लिक रिकॉर्ड परमिट करते हो कि पब्लिक रिकॉर्ड से जो चीज वेरीफाई होती हो, तब उसके कंसेंट की आवश्यकता है। लेकिन इफ दे गो बियॉन्ड दैट and publish his life story, they may be invading his right to privacy and will be liable for consequences in accordance with the law। और इसमें कहा गया कि state and its officials who apprehended that they may be defamed cannot impose prior restraint, कि गवर्नमेंट या जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो प्रायर restraint नहीं लगा सकते हैं सिंपली इस बेसिस पर कि they will be defamed। The remedy of affected officials, if any, is after the publication। कि जो रेमेडी है ऑफिशियल्स, जो अफेक्टेड ऑफिशियल्स की, वो केवल तभी रेमेडी उनको अवेलेबल होगी जब वो पब्लिश हो जाती है। ऑन द इश्यू ऑफ सिटीजंस राइट टू प्राइवेसी, कोर्ट ने कहा कि इट इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजंस के राइट टू प्राइवेसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज पार्ट ऑफ द पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। The privacy of his family, marriages, procreation, motherhood, child bearing, the education, among the other mates. None can publish anything concerning the matters without the person's consent, whether truthful or otherwise, and whether the laudatory or critical. If he does so, he would be violating the right to privacy of the person concerned and would liable for the actions for damages। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फाइनली इसमें कि petitioners were entitled to publish the autobiography of Otto Shankar as it appeared from the public record। कि जैसा कि पब्लिक रिकॉर्ड से जाहिर है, ऑटो शंकर की ऑटोबायोग्राफी के द्वारा, पिटिशनर के द्वारा पब्लिश किया जा सकता है, और ये प्रायर रिस्ट्रेंट नहीं लगाई जा सकती है कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इससे डिफेम हो जाएंगे। और अगर डिफेम होते हैं पब्लिक ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट डिफेम होती है, और तो उनको ये राइट होगा कि वो अपने ग्रीवांस के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट डायमेंशन आता है इसका फिल्म सेंसरशिप वैलिड, फिल्म सेंसरशिप की वैलिडिटी के संदर्भ में। तो इसमें के अब्बास का केस आया, के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये फर्स्ट केस था जिसमें ये क्वेश्चन रेज किया गया था कि वेदर प्रायर सेंसरशिप ऑफ फिल्म इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 केम फॉर कंसिडरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कि वो जो प्रायर सेंसरशिप है, क्या वो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में इंक्लूड होती है या नहीं होती है। पिटिशनर ने चैलेंज किया था इसकी वैलिडिटी और सेंसरशिप को एज अ वैलिड फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड अकॉर्डिंगली इट इम्पोज अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए थे बेसिकली सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 में।
सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में फिल्म की कैटेगरी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो कैटेगरी होती है यू कैटेगरी, यू फिल्म। यू फिल्म्स का मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड एग्जीबिशन फॉर ऑल यू फिल्म्स। एंड ए फिल्म्स आर मेंट फॉर ओनली फॉर एडल्ट्स। तो कोर्ट ने इसमें अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि प्री सेंसरशिप फिल्म्स वर जस्टिफाइड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। ये प्री सेंसरशिप जस्टिफाइड है, मतलब उनके एग्जीबिशन से पहले, किसी भी फिल्म के एग्जीबिशन करने से पहले उसका सेंसरशिप बोर्ड से पास होना जरूरी है। फिल्म्स हैव टू बी ट्रीटेड सेपरेटली फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ द आर्ट, क्योंकि जो फिल्म्स हैं वो जो डिफरेंट अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट हैं उससे डिफरेंट होती हैं। एन एक्सप्रेशन बिकॉज अ मोशन पिक्चर वाज एबल टू स्टर अप द इमोशंस मोर डीपली, क्योंकि जो मोशन पिक्चर होती है वो पब्लिक के इमोशंस को मोर डीपली स्टर करती है एंड इन कंपैरिजन टू अदर प्रोडक्ट ऑफ द आर्ट। इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्म बिटवीन टू कैटेगरीज, ए फॉर एडल्ट्स ओनली एंड यू फॉर ऑल, वाज हेल्ड टू बी वैलिड। इसके बाद में नेक्स्ट जो केस आया, बॉबी आर्ट इंटरनेशनल। बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह हूण। इसका साइटेशन नोट कर लीजिएगा, बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह हूण। इसका साइटेशन है, ब्रैकेट में लिखेंगे 1996 ब्रैकेट क्लोज 4 SCC 1। और इस केस को बैंड क्वीन केस के नाम से भी जाना जाता है। बॉबी इंटरनेशनल, बॉबी आर्ट इंटरनेशनल क्वीन केस। बेसिकली ये जो फिल्म थी वो फूलन देवी की लाइफ से रिलेटेड बनी थी, बैंडेड क्वीन। सामने जब एग्जामिनिंग कैन बी, इट कैन बी शोन टू ओनली एडल्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन मॉडिफिकेशन एंड कट्स, कि कुछ मॉडिफिकेशन कट्स के साथ में इसको केवल एडल्ट्स के लिए दिखाया जाता है, इसको ए सर्टिफिकेट ही जारी किया जा सकता है। इसके अगेंस्ट जो प्रोड्यूसर्स थे वो ट्रिब्यूनल में गए, ट्रिब्यूनल में भी इसको ए सर्टिफिकेट दिया गया। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट पब्लिशर्स, प्रोड्यूसर्स थे, फिल्म के प्रोड्यूसर्स, वो हाई कोर्ट मूव किए और हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया फिल्म वाज ऑब्सीन एंड क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया अपील में कि सर्टिफिकेशन इश्यूड टू द फिल्म बैंडेड क्वीन अपॉन कंडीशंस इंपोज्ड बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल इज वैलिड, कि जो ए सर्टिफिकेट दिया गया था वो वैलिड है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और कहा कि कोर्ट हेल्ड दैट फिल्म मस्ट बी जज्ड इन इट्स एंटायरिटी, कि फिल्म को इसकी एंटायरिटी के बेसिस पर जज किया जाना चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओवरऑल इंपैक्ट। The story of the film is a serious and sad story of Lesbian female child becoming a dreaded dacoit. और ये कहा कि High Court ought not to be entertained the respondent petition challenging the grant of the certificate of the film. तो सुप्रीम हाई कोर्ट को एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए था इसके द्वारा, ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और कहा कि और जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का दैट इज नॉट वैलिड, और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। और जो अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा जो ए सर्टिफिकेट दिया गया था उसको उन्होंने अपहेल्ड कर दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट केस जो आता है वो आता है कि वेदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज आल्सो इंक्लूडेड, बल्कि ये इस तरह से कहेंगे कि वेदर बीइंग साइलेंट, या ये कहिए राइट टू बी साइलेंट, is also included in freedom of speech
तो ऐसे लिख लीजिए, बिजॉय इमैनुअल, BIJOE, बिजॉय इमैनुअल, EMMANUEL, इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसका साइटेशन है, ब्रैकेट में लिखेंगे 1986, ब्रैकेट क्लोज, 3 SCC 615। और एवरी पब्लिक डिसऑर्डर कैन नॉट बी अमाउंट टू बी रिगार्डेड, और एवरी पब्लिक डिसऑर्डर को ये नहीं कहा जाता कि दैट इज इट इज थ्रेट फॉर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट रेफर्स ओनली टू सीरियस इंश्योरेक्शंस and not ordinary breaches of public order and public safety. Unlawful incite to encourage the commission of violent crimes such as murder, matters which किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच, दिस पर्टिकुलर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट जो रीजनल फ्रेंड जो अमेंडमेंट एक्ट 1951 से जोड़ा गया, इसके पीछे जो ऑब्जेक्ट था वो था आगे प्रोहिबिट द अनरिस्ट्रेन्ड प्रोपेगेंडा और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑर्डर, इसको भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से जोड़ा गया in order to meet the situation arising from the Supreme Court's decision in रोमेश थापर केस में। रोमेश थापर के केस के बाद में जो सिचुएशन आई, उसके बाद में इसको जोड़ा गया कि उन्होंने कह दिया कि सपोज कीजिए अगर मर्डर हो जा रहा है या बहुत ही सीरियस मामले हैं, तभी केवल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज किया जाना चाहिए। तो इसलिए पब्लिक ऑर्डर को इसलिए इसमें जोड़ा गया और ये कहा गया कि रिस्ट्रिक्शन could only be imposed on the grounds mentioned in Article 19(2). As a result of this decision, expression public order was added, क्योंकि रोमेश थापर के बाद में ही पब्लिक ऑर्डर को का जो प्रोविजन है रीजनल रिस्ट्रिक्शन को उसको जोड़ा गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज डिसेंसी और मोरालिटी। डिसेंसी और मोरालिटी के जो वर्ड मोरालिटी और डिसेंसी जो वर्ड
वर्ड्स हैं वो उनका वाइड मीनिंग है। वर्ड ऑब्स्सिनिटी जो इंग्लिश लॉ में है, जो ऑब्स्सिनिटी वर्ड इस्तेमाल हुआ है, उसी के सिमिलर जो इंडिया में यूज होता है वर्ड, दैट इज इनडिसेंसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूज हुआ है, तो उसके लिए टेस्ट ऑफ ऑब्स्सिनिटी ये है मैटर चार्ज इस बुक इज लाइकली टू फॉल, कि अगर इस तरह का अगर हो जाता है, तो जो जिन लोगों के पास में बुक है उनकी लस्टफुल डिजायर हो जाए या लेसिवियस थॉट्स आने लगे, तो कहा गया को HIC में 2 सेक्शंस, सॉरी 294 से 294 तक थ्री सेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सटेंसी एंड मोरालिटी एंड पब्लिक प्लेसेस, बट द इंडियन पीनल कोड डज नॉट ले डाउन एनी टेस्ट टू डिटरमाइन ऑब्स्सिनिटी। तो इसके लिए जैसे केस आया रणजीत सिंह, एक्सेप्ट लेडी चटर्लीज लवर, वो वैलिड है। और ये भी कहा गया है, इट हैज राइटली बीन सबमिटेड दैट कोर्ट हैज add in not rejecting Hicklin rule which has become obsolete. It lays down a vague and arbitrary standard for judging the obscenity and has a tendency to curtail guaranteed right to freedom of speech. Morality और डिसेंसी गांव में होगी, उसका मोरालिटी और डिसेंसी किसी भी शहर के कंपैरिजन में दोनों के जो वो होंगे क्राइटेरियाज होंगे वो डिफरेंट होंगे, तो प्लेस टू प्लेस डिफर करेगी डिसेंसी और मोरालिटी। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, कि restriction on freedom of speech and expression can be imposed if it exceeds the reasonable and fair limit and amounts to contempt of court. अब contempt of courts के लिए suppose कि ये someone scandalizes or tends to scandalize or lowers or tends to lower the authority of any court, किसी भी कोर्ट की वो इसके बारे में scandalize करता है कोई, या tends to scandalize करता है, या lower करता है, या tends to lower करता है किसी कोर्ट की अथॉरिटी के बारे में। दूसरा पॉइंट है कि prejudices or interferes or tends to interfere with due course of any judicial proceedings, या फिर interferes or tends to interfere with or obstructs or tends to obstruct the administration of justice in any other manner. These provisions are provided under section 2 of Contempt of Court Act. Contempt of court provide two type of contempt, that is civil contempt or criminal contempt. Civil contempt means willful disobedience to any judgment, decree, direction, order, writ or other processes of the court, or willful breach of undertaking given to a court. जबकि criminal contempt means the publication by words spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise or any matter or doing any act whatever. जो हमने ये तीन ग्राउंड बताए, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट का पार्ट आता है।
इसके बाद में ये जो 5 ऐसे ग्राउंड हैं जिनके बेसिस पर कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। पहला है इनोसेंट पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी मैटर। दूसरा है पब्लिकेशन ऑफ फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तीसरा है फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्ट। चौथा है कंप्लेंट अगेंस्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर मेड इन गुड फेथ। पांचवा है पब्लिकेशन ऑफ फेयर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोसीडिंग्स इन चैम्बर्स और इन कैमरास। बेसिकली ये 5 ग्राउंड ऐसे हैं जहां पर कंटेम्प्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट जो 6th रीजनेबल स्टेशन, दैट इज डिफेमेशन। स्टेटमेंट विच इंजर्स अ मैन्स रेपुटेशन अमाउंट्स टू डिफेमेशन। और डिफेमेशन के जो ग्राउंड्स हैं दैट आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 499 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। अगर उन ग्राउंड से मैं अगर लाई करता है कोई भी अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी imposed. नेक्स्ट ग्राउंड है 7th ग्राउंड है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इस ग्राउंड को भी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से जोड़ा गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन नॉट कन्फर अ लाइसेंस टू इंसाइट पीपल टू कमिट ऑफेंस। कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि वो वायलेंस करने लगे। फ्रीडम ऑफेंस यूज इज हियर इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे सपोज कीजिएगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जैसे कुछ लोग जो है रेड फोर्ट पर कुछ किया अभी जैसे किसानों के धरने के संदर्भ में, तो वहां पर ऑफेंस कमिट किया उन लोगों ने, तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगाए जा सकते हैं। ये नहीं कहा जाएगा वो रीजनेबल वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की कैटेगरी में नहीं आएंगे, बल्कि उनका जो एक्ट था वो बियॉन्ड देयर राइट था। तो इसलिए उनके ये वो प्ली नहीं ले सकते हैं कि वट एवर दे डिड इट वाज विद इन देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है 8th पॉइंट है दैट इज इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। इसको 16th अमेंडमेंट एक्ट 1963 से जोड़ा गया। इस वाले रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को 16th कॉन्स्टिट्यूशन 16th अमेंडमेंट एक्ट 1963 से इसको ऐड किया गया आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में। Freedom of speech and expression can be restricted so as not to permit to